चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र। करीब करीब बिहार बोर्ड में 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर पक्का है। ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है। तो देखते हैं पहला पॉइंट इसमें, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, कुछ न कुछ तरंगदैर्ध्य होता है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, आप पढ़े होंगे गामा किरण, एक्स किरण, पढ़े गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़े होंगे, दृश्य प्रकाश, उसके बाद क्या पढ़े होंगे, औरक्त प्रकाश, ठीक है। इसको कहते हैं तरंगदैर्ध्य, है ना। एक रिंग और एक कंप्लीट गर्थ, ये क्या है आपका, एक है तरंगदैर्ध्य। तो ये है गामा रे, और ये है कौन सा रे, आपका हो गया एक्स रे। ये कौन सा रे हुआ, पराबैंगनी रे, ठीक है। ये कौन सा रे हो गया, तो दृश्य प्रकाश। और ये कौन सा प्रकाश हो गया, तो ये आपका प्रकाश हो गया आपका औरक्त प्रकाश। हम ध्यान रखिएगा, इतना तरंगदैर्ध्य वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग नहीं देख सकते हैं, छोटा वाला को और ना ही बड़ा वाला को। हम देखते हैं किसको, केवल बस इसी को देख पाते हैं, बस केवल इसको देख पाते हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि सर और इसको देखते हैं बताइए, तो देखिए और बताते हैं। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्ध्य को देख सकते हैं, याद रहेगा। नैनोमीटर समझ में आया, ये तरंगदैर्ध्य, ये कितना से कितना तक, 400 से 750 नैनोमीटर को संशोधित कर सकती है, देख सकते हैं 400 से 750। अब इससे कम रहेगा तब नहीं देख सकते, जैसे गामा किरण को हम लोग नहीं देख सकते। प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है, लेकिन दृश्यता की अनुभूति प्रदान करता है, ठीक है। प्रकाश खुद अदृश्य है, लेकिन दृश्यता की क्या करती है, अनुभूति प्रदान करती है। आप पूछिए सर जचा नहीं, आप रात्रि में देख लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर है कि नहीं, यही ना होता है जनरली। अब बताओ, केवल चंद्रमा के ऊपर केवल प्रकाश पड़ता है कि अगल बगल भी प्रकाश पड़ता है, अगल बगल भी प्रकाश पड़ता है, क्या हमको दिखता है, नहीं दिखता है। बताइए समझ में आया। इसका मतलब है कि प्रकाश किसी वस्तु को पड़ा और टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ा, ठीक है। वो आंख पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसका तरंगदैर्ध्य कितना से कितना नैनोमीटर होना चाहिए, 400 से 700। अगर इस नैनोमीटर का है तब हमारी आंखें उस तरंगदैर्ध्य को क्या करती है, एक विशेष रंग के रूप में हमें दिखाती है। बताइए समझ में आया। तो पहला पॉइंट इसमें यही था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और दूसरा, हमारी आंखें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के कितना से कितना नैनोमीटर, 400 से 750 मीटर नैनोमीटर क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। बताइए यहाँ तक 2 पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ गया। कितना से कितना नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर को संशोधित कर सकते हैं। इसी भी किरण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग कितना है। आपके सिलेबस में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्रकाश का वेग जो है, निर्वात, निर्वात का कहने का मतलब है जहां पे कुछ नहीं हो, हवा भी ना हो, उसी को कहते हैं हम लोग निर्वात, ठीक। शून्य, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये वो हमारा वायुमंडल, लेकिन इस वायुमंडल में क्या है, कुछ न कुछ गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है, यह पृथ्वी मान लिया जाए, इतना दूरी तक वायुमंडल है, लेकिन इसके बाद क्या है, सर निर्वात है, कुछ नहीं, इसको कहते हैं हम लोग निर्वात। बोलिए समझ में आया। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर क्या है, निर्वात, यानी कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं। वहां पे प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर। अब इसको लिखने का तरीका है, 3 लाख किलोमीटर, तो सर इसको ऐसे लिखे क्या, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम बोले कि हाँ लिखो, तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो बोले कि हाँ लिख सकते हैं। अब पूछिए कि सर लेकिन जो चाल का मात्रक होता है वो तो मीटर पर सेकेंड में होता है। बोले हाँ होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 मतलब 10⁵ कितना, 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸, क्या हो गई, मीटर प्रति सेकेंड। तो सर इसमें से कौन सा याद रखें, ये वाला याद रखें कि ये वाला याद रखें, दोनों याद रखिए, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड याद रखें कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड याद रखें कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद रखें। तो हम कहेंगे कि तीनों याद रखो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए कांच में कितना है और पानी में कितना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पानी में कितना है और कांच में कितना है, तो कांच में है 2 ×
2 गुने 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 2 गुने 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे याद रखो ना कि कांच को अगर पटकेगा तो कम से कम 2 हिस्सा टूटेगा, तो 2 याद रहेगा। पानी में प्रकाश का वेग कितना है? तो 2.25 गुने 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सर तीनों में कौन इंपॉर्टेंट है? तो हम बोले तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखना होगा 1 नंबर युवा के लिए। बताइए तीनों याद हो गया आप लोगों को? तो बताइए प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में कितना? तो 3 गुने 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुने 10 से घात 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में हो गया। हाँ किलोमीटर में हो गया। बोलिए समझ में आ गया? अब पानी में कितना? 2.25 गुने 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में कितना हो गया? 2 गुने 10 से घात 8। ठीक है, सुधार लेना इसको। अब अगला सवाल यह है कि सर प्रकाश को अब दिखाएंगे कैसे? जैसे हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम प्रकाश को बार बार हम इंडिकेट करेंगे। अब फिर प्रकाश को दिखता नहीं है तो इंडिकेट तो कर ही सकते हैं ना। तो प्रकाश को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? एक सीधी रेखा इस तरह से खींच दी जाती है। यह क्या हो गया? प्रकाश। ये जो एरो जिधर रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि इसकी दिशा उस हो चाहिए। क्लियर है ना? अब केवल अगर ये लाइन खींच दें तो ये प्रकाश को दिखाने का तरीका नहीं है। तो इसे कहते हैं, जब एक लाइन खींचेंगे तो कहते हैं हम लोग किरण। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम लोग किरण। अब ठीक है, अब बहुत सारा किरण अगर मिल जाता तो सर इसको कहेंगे प्रकाश पुंज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज। प्रकाश ऊर्जा की धारा को प्रकाश पुंज कहते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलिए देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा की धारा को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अगला सवाल है प्रकाश का परावर्तन। बोलो इतना तक पूरा याद हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, रटने की जरूरत नहीं ना है। रटना है तो केवल यही रटना है, ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। और हमारी आंखें जो है कितना 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक के है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करती है? संशोषित करती है। यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंग कितना से कितना तक? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक क्या करती है? संशोषित कर सकती है। पूरा क्लियर? अगला आप लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले आप एक वीडियो देख लें। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट आती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले एक मिरर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, ये है प्रकाश की किरण आया और यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, है ना। इस पर हम एक लाइन खींचे हैं। इस लाइन को कुछ दूसरा कलर से हम आपको दिखा देते हैं। ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। क्लियर है ना? अब इस किरण को क्या कहते हैं? जो किरण आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। अभी परिवर्तन हुआ है तो इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? अभिलंब। ठीक है, यह है क्या? आपका हवा है, हवा, और ये क्या है? आपका दर्पण। ठीक है, ये क्या हुआ? आपका आई, इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। ये क्या है सर? आर, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन, बोलिए इतना समझ में आ गया आपको? तो बस परावर्तन का नियम समझ में आया? परिवर्तन का नियम नहीं है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटा है, तो यहाँ पे गौर से देखिए, क्या उसी माध्यम में लौट गया? उसी माध्यम में लौट के गया। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे कुछ फिगर बनाया हुआ है ना। ये क्या हुआ? अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। ये क्या हुआ? आपतित किरण। बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात, है ना, आप देख सकते हैं जब प्रकाश का परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पश्चात कहने का मतलब है कि ये वाला, ये प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात ये परिवर्तन हो गया ना। इसमें क्या होता है? कुछ है ना तरंग का जो प्रॉपर्टी है
कुछ अपरिवर्तित रहती है, कुछ परिवर्तित रहती है। तो पहला क्या होता है सर, पहला शरीर प्रकार तरंग का प्रॉपर्टी में क्या है, पहला तरंग दैर्ध्य, ये है आपका तरंग दैर्ध्य, है ना। एक श्रृंग और एक गर्त की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो पहला इसमें होता है सर तरंग दैर्ध्य। दूसरा क्या होता है, आवृत्ति, और तीसरा होता है आपका तीव्रता। आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें क्या चेंज होगा, और अगला वेग ना, वेग 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो कहिएगा कि सर परिवर्तन जब हुआ तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर से आया, तो इसका स्पीड क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, बोलेंगे ना, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, क्लियर। दूसरा सर इसका तरंग दैर्ध्य है ना में कोई परिवर्तन हुआ, तो सर अगर ये लाल प्रकाश है ना तो परिवर्तन भी क्या करेगा, लाल प्रकाश, यानी कि तरंग दैर्ध्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन, आवृत्ति समझते हैं ना, 1 सेकंड में माध्यम का कण जितनी बार ऊपर नीचे कंपन कर ले उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति में से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें तो केवल और केवल तीव्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। 3 चीज क्या होती है, अपरिवर्तित, और होती क्या है, केवल और केवल तीव्रता परिवर्तित होती है। तीव्रता थोड़ा कम भी हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात कुछ अपरिवर्तित होती है, कुछ परावर्तित हो जाती है। तो प्रश्न तो यही आएगा आपसे कि परिवर्तन के पश्चात निम्न में से कौन सा गुण, प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा परिवर्तित हो जाता है, तीव्रता, ठीक है ना। ये कहते हैं धीम लाइट है, ज्यादा लाइट है, तो उसमें केवल चेंजिंग आएगा और बाकी किसी में चेंजिंग नहीं आएगा। ना ही उसकी आवृत्ति चेंज होगी, ना ही उसकी तरंग दैर्ध्य चेंज होगी, और ना ही उसका वेग। जितना वेग से आएगा उतना ही वेग से जाएगा। तो ये आपका सिलेबस का है, याद रखना इसको। 10वां नहीं पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है। तो आपसे पूछेगा कि परिवर्तन के पश्चात समझ रहे ना, ये परिवर्तन के पश्चात प्रकाश के गुणों में निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बता सकते हैं। तीव्रता में परिवर्तन नहीं, सॉरी तीव्रता में परिवर्तन होता है, बाकी तीनों में परिवर्तन नहीं। ना समझ में आ गया। अब एक बार हम ये पेज पूरा देख लेते हैं, शायद एक पेज पढ़ा लिया, कहीं दिक्कत हुआ। चलिए, कितना से कितना नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर की हमारी आंखें संसूचित करती है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। खुद तो अदृश्य होता है लेकिन दृश्यता की अनुभूति प्रदान करता है। इसके बाद बताए थे आपको प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बताए थे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग निर्वात में या फिर हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर में कहेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको इस तरह से इंडिकेट किया जाता है प्रकाश पुंज को, इस तरह से। बहुत सारे जब किरण का एक जगह मिल जाएगा तो प्रकाश पुंज हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तन सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या परिवर्तित होती है, क्या अपरिवर्तित होती है। इस पेज का सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब बात है कि 1 साल तक आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है इससे। इस पेज से तो यही पूछने लायक क्वेश्चन है। एक ये और ये और ये, इतना ही पूछेगा। अगर याद कर लेते हैं ये सर ना बराबर नहीं पूछता, बस इतना 3-4 पॉइंट है, याद कर लेना। प्रकाश के परिवर्तन का नियम, तो परिवर्तन क्या होता है ये तो आप 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए हो गया। अब देख लेते हैं ये जो प्रकाश का जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये इसका अभिलंब ले लेते हैं, ठीक है। ये अभिलंब, तो हम लोग ये देखें कि ये कोण पर जब प्रकाश की किरणें आएगी तो उसी कोण से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अगर प्रकाश की किरण अभिलंब पर पड़े, अब बताइए क्या होगा। तो इसी अभिलंब पर पुनः वापस लौट जाएगी, कुछ ऐसे। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अभिलंब पर पड़ेगा तो उसी अभिलंब पर पुनः वापस लौट जाती है। तो अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर अभिलंबित या आपतित होती है तो परिवर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर वापस लौट जाती है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक है आपका परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं हम यहाँ पे पहला। अब आपसे पूछेगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दूसरा, परावर्तन के नियम को लिखे। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपसे पूछेगा परावर्तन के नियम को लिखे। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसे हम लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद हुआ। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के यहाँ पे 2 नियम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तक। तो परावर्तन के 2 नियम।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। दूसरा, नियमित परावर्तन में सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसमें? नियमित परावर्तन में। आपके एक साथ नियमित परावर्तन मतलब एक नया टॉपिक यहाँ पे जोड़ दिया। क्या जोड़ दिए? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप ये देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, कोण आई बराबर कोण आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन एट प्लेन, यानी कि समतल पर परावर्तन। तो समतल पर परिवर्तन का परावर्तन कहने का मतलब क्या हुआ? समतल तो ये भी है और दीवार भी है समतल, ईंट वाला दीवार जो भी प्लास्टर नहीं किया हुआ है, ये भी क्या है ना, समतल ही है। अब यहाँ पे कैसे परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे परिवर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित होता है और एक विसरित परिवर्तन होता है। क्लियर? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो दो प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है ना। अब इसमें पहला टॉपिक है समतल परावर्तन। समतल पृष्ठ पर जब परावर्तन होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल परावर्तन। परावर्तन के नियमानुसार ही परिवर्तन होता है। क्लियर है ना? तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो ये इस अनुसार से होता है। तो ये विसरित परावर्तन क्या हुआ? तो विसरित परिवर्तन हुआ जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। वायुमंडल में धूल हो गया, धुएं के कण हो गया आदि प्रकाश की किरणें क्या होती है? विसरित हो जाती है। विसरित मतलब चारों तरफ फैल जाती है। जैसे वायुमंडल में क्या है? धुआं है, राख है, उस सब जैसे ही पड़ता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है, विसरित हो जाता है और इस तरह से चारों तरफ ये प्रकाश फैल जाती है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं। तो दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक नियमित परिवर्तन और एक विसरित। नियमित परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन और विसरित को क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े। अब यहाँ पे वीडियो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। वायुमंडल में धूल, धुएं के कण आदि प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? विसरित करते हैं। चलिए ठीक है। आकाश का नीला रंग भी वायुमंडल के कारण विसरित प्रकाश का ही प्रभाव है। क्लियर है ना? अगला, जबकि प्रकाश के वायुमंडल से बाहर निकलने पर आकाश बिल्कुल काला दिखाई देता है। आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हम पृथ्वी से देखते हैं कैसा दिखाई देता है? नीला। लाल? अरे लाल नहीं, नीला। याद रखेगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आपका। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। यदि परिवर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला पाई से परिवर्तित हो जाती है। ये स्टॉक का नियम है। अब पूछे सर ये क्या एक नया टॉपिक आ गया? कला पाई से परिवर्तित हो जाती है मतलब कह रहा है कि फेज जो चेंज होता है इसका वो पाई से हो जाता है। मतलब देखिए, ये है आपतित किरण, ठीक है। अब परावर्तित कैसा होना चाहिए था? सर परावर्तित तो ऐसे होना चाहिए जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे आया। अब परिवर्तन कैसे होना चाहिए? उसी तरह से होना चाहिए। इसको कहते हैं नो फेज चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? परिवर्तन तो ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे ना हो के देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन ऐसे ना हो के बल्कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। जो ऐसे था ना पुनः ही ऐसे ही हो गया। एक्चुअली होना नहीं था चाहिए था ऐसा। कैसा होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था। तब नो फेज चेंज कहते हैं। यहाँ पे सीधा कितना चेंज हो रहा है? पाई चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज कितना हो गया? तो फेज चेंज पाई हो गया। ठीक है। इसे कौन सा नियम कहते हैं? इसे स्टोक का नियम कहते हैं। याद रहेगा कितना से फेज चेंज करता है परिवर्तन के पश्चात? पाई से। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट में। यदि परिवर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला पाई से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसे स्टोक का नियम कहते हैं। क्लियर है ना? यह नियम किसी भी परिवर्तक पृष्ठ चाहे वह समतल हो या वक्रीय हो के प्रत्येक बिंदु पर वैध है। क्लियर है ना? समतल हो चाहे वक्रीय हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टोक का नियम वहां पर भी काम करता है। फेज डिफरेंस कितना का होता है? पाई का होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आपतित किरण की दिशा में परिवर्तित करने से परावर्तित किरण की दिशा में भी परिवर्तन होता है। क्लियर है ना? अगर उसकी दिशा चेंज करेंगे तो परावर्तित किरण की भी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। थोड़ा सा भी चेंज कीजिए, परावर्तित किरण की दिशा चेंज होगी। आपतित किरण की दिशा चेंज कीजिए, ठीक है। अब की हमेशा दिशा चेंज करते हैं ऐसे, तो परावर्तित किरण कैसे मूव करेगा? ऐसे, ठीक है। अगर हम मिरर को भी मूव करेंगे ऊपर नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा? दिशा चेंज होते जाएगा। आपकी किरण की दिशा को स्थिर रखते हुए यदि हम दर्पण को उसके तल में ही घुमाएं तो भी परावर्तित किरण अपनी दिशा से विचलित नहीं होती। मतलब क्या है सर? मतलब यह है
कि आपतित किरण, मान लीजिए कोई एक दर्पण है, मिरर है, यही मिरर है, ठीक है। आपतित किरण ऐसे है तो परावर्तित किरण ऐसे निकल रहा है। अगर हम इसी के तल में, तल सेम है, और इसको परिवर्तित करें, इधर उधर करें, तो क्या परावर्तित किरण चेंज होगी? नहीं होगी। क्लियर है ना? हाँ, ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तब चेंज होगा, लेकिन उसी के तल में क्या करें, घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगी। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण में आखिर प्रतिबिंब बनता कैसा है। जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, वाला पॉइंट। जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। ये अगर मिरर है ना, तो जितना दूरी पर हम वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब ठीक उतना ही दूरी पर बनता है। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 10 मीटर का है तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी 10 मीटर का भी होगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। और ऐसे देखा जाए तो कोई चेंजिंग नहीं लगेगा आपको, लेकिन हाँ एक परिवर्तन तो जरूर होगा, नहीं तो फिर प्रतिबिंब और वस्तु में अंदर क्या रहेगा। तो प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तन होता है, उसमें दाहिना हाथ बायां हाथ दिखता है और बायां हाथ दाहिना हाथ दिखता है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन इसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण में यदि वस्तु के प्रतिबिंब में दाईं ओर दिशा में प्रतिवर्ती परिवर्तन को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। देखिए दायां हाथ बायां दिखाई देता है, बायां दायां। अब आगे देख लेते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। U बराबर V मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। कैसा बनता है सर? बराबर बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन होता है। उल्टा नहीं कहिएगा इसको, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उल्टा मतलब ऐसे है तो ऐसे बने, ऐसे नहीं बना। अगला टॉपिक है आपका विचलन, ठीक है। विचलन जब परिवर्तन होता है ना तो प्रकाश की किरणें क्या आ जाती है? विचलन। चलिए देखते हैं विचलन। ये है अविलंब और ये रही आ रही प्रकाश, ठीक है। और जाति कैसे? तो जाति हम हरा रस दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से निकल जाती है ना, डॉटेड लाइन नहीं दिखाएं, चलेगा ना। और ये कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाती। तो सर ये क्या हुआ? आई। ये क्या हुआ? आर। तो जानना चाहिए था प्रकाश को, क्योंकि प्रकाश की दिशा तो ऐसी थी इस तरीके से, लेकिन ऐसे तो गया नहीं, ये मुड़ गया कुछ ऐसे। मतलब कितना विचलन हुआ सर? इतना दूर विचलन हुआ, यहां से यहां तक क्या हो गया? विचलन हुआ। इसे विचलन को दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आता ना। तो विचलन कोण कितना हुआ सर ये बताइए। तो अगर हम देखें, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम इसे मानते हैं थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब बताना एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है? यहां से यहां तक 180 डिग्री का कोण होता है। चलिए 180 डिग्री में से कौन कौन कोण हटा देंगे? अगर ई कोण और ई कोण हटा दें तो इतना दूर बचेगा, बचेगा। तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो यही विचलन कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये यहां से प्रश्न पूछेगा आपको।